इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की गई है और जम्मू कश्मीर बैंक फंड के एक मामले में ये पूछताछ की गई है। बाद में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनके ऊपर किसी तरह का इल्जाम नहीं लगाया गया है। 12 साल पुराने एक मामले में बुलाकर सवाल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनको पूरा जवाब देने की कोशिश भी की है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल 2010 का है, जब जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंधन ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला में आकृति गोल्ड बिल्डर से कथित तौर पर 180 करोड़ की अत्यधिक कीमत पर एक संपत्ति खरीदी थी। सीबीआई में भी इस मुद्दे की जांच चल रही थी और अब उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की गई है। मेरे ऊपर किसी तरह का इन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, कोई 12-13 साल पुराना जो मामला है, उस सिलसिले में जो इनकी इंक्वायरी चल रही है उसमें इन्होंने मुझे बुलाया और पूछताछ की। मैंने जहां तक हो सका इनके सवालों का जवाब दिया है और आगे भी जहां देखिए ना किस मामले में मुझे अब ये आप जब कोई अब आप पहले देखिए ना, बैंक स्कैम से रिलेटेड है ना ये, वो आप ईडी से पता कर लीजिए ना। और आज पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़े, लेकिन सीएनजी 2.5 रुपए महंगी हो गई है। लगातार दूसरे दिन सीएनजी के दाम बढ़े हैं। बीते एक हफ्ते में 4 बार ये दाम बढ़ गए हैं। इन 7 दिनों में सीएनजी 9 रुपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएनजी के जो दाम हैं पिछले एक साल में किस तरीके से बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि जहां बाकी पिछले कुछ महीनों में हल्की बढ़त देखी गई थी, वहीं अब पिछले कुछ दिनों में कीमत बार बार लगातार बढ़ने की वजह से दाम बहुत ज्यादा उछाल नजर आ रहा है। वहीं अब पेट्रोल और डीजल के भी दामों पर अगर हम नजर डालें तो इनके दाम भी 2 हफ्ते में 14 बार बढ़ चुके हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं पेट्रोल की, आप देख सकते हैं किस तरह से कीमत अब बढ़ी और किस तरीके से जो लाल एरिया आप देख रहे हैं, शेडेड एरिया, वो चुनाव का दौर था। 10 फरवरी से 10 मार्च का वक्त, जब उससे पहले के वक्त से कीमतों को गिरा दिया गया और उसके बाद उसे कायम रखा गया और एक बार फिर देखिए किस तरह से उछाल आया है। कुछ ऐसा ही हाल डीजल का भी देखने को मिला है, जहां कुछ इसी ही तरीके से डीजल का कीमतों का ग्राफ भी जाता है। आप देख सकते हैं कि एक लंबे वक्त तक जो इलेक्शंस के आसपास का था उस कीमत को नहीं बढ़ाया गया और उसके बाद किस तरीके से ये दाम बढ़े हैं। तो जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियां इस पर आपत्ति जाहिर कर रही हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम हो या महंगाई हो, इनको लेकर हम लगातार सवाल जवाब करने की बात करते हैं सरकार से। आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, जब आज गांधी प्रतिमा के बाहर टीएमसी के सांसदों ने वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। लगातार गांधी प्रतिमा के सामने हमने पहले भी प्रदर्शन देखे, चाहे कांग्रेस के हों या टीएमसी के हों, और कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी एक आंदोलन भी छेड़ने की बात कही गई है। लेकिन आखिर ये मजबूरी क्या है? क्यों ये अचानक इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हम देख रहे हैं? और क्या सरकारें अगर चाहें, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, क्या वो हमको राहत दे सकती हैं या नहीं? इस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ हैं अजय बंसल, जो कि अध्यक्ष हैं और इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। सीधा असर उन पर पड़ता है इस पूरे मामले का पेट्रोल डीलर्स के ऊपर भी, और प्रोफेसर अरुण कुमार हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। शुक्रिया आप दोनों का। बंसल साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि उंगली आप लोगों की तरफ भी लोग उठाते हैं। वो कहते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक तरह से सिर्फ एक इंटरमीडियरी हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या दिक्कतें आती हैं जब कीमत बढ़ती है, या ये सिर्फ खरीदार और कंज्यूमर की दिक्कत, प्रॉब्लम है? बंसल साहब, हम कोशिश करेंगे, कुछ गड़बड़ लगता है तकनीकी यहां हुई है, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर कुमार, आपके पास आ रहे हैं। इनकी जो परेशानियां हैं या जो आम आदमी की परेशानियां हैं वो तो साफ है ही, लेकिन बार बार हम ये सुनते हैं, विपक्ष बार बार कहता है कि आप टैक्सेस कम कर दीजिए, आप एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए। ये बार बार हमें सुनने को मिलता है। तो सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, दोनों अपनी वजहें बता देती हैं। हम जानना चाहेंगे, क्या ये मुमकिन है कि आज इस कीमत को कम किया जा सके अगर सरकारें चाहें? तो देखिए, ऐसा इसको समझने के लिए
हम ये जाने कि मार्च 2020 में जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तो इंटरनेशनल जो प्राइसेस थे क्रूड ऑयल के, बाकी और एनर्जी के, बहुत तेजी से गिरे थे। उस समय सरकार को लगा हमें टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करना, इसलिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया और उसी के साथ साथ स्टेट्स का वैट बढ़ गया। तो जो हम पेट्रोल डीजल का या सीएनजी का दाम देते हैं वो उसमें एक इंटरनेशनल प्राइस होता है जो क्रूड का होता है, फिर उसमें प्रॉफिट होता है और फिर टैक्स होता है। ये तीन मोटे मोटे चीजें हैं। हाँ, तो अगर हमने दाम उस समय बढ़ा दिए थे, है ना, अब उसके बाद क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया। जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो हमने अपना जो टैक्स तो कम नहीं किया, तो दाम और तेज हो गए। तो अगर सरकार चाहे तो वो अपना टैक्स कम कर सकती है, यानी एक्साइज ड्यूटी सेंटर कम कर सकती है, और जब वो कम करेगी तो जो स्टेट्स का वैट है वो कम हो जाएगा और फिर दाम इतने नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए अभी ये हुआ कि जब इलेक्शन के दौरान जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे तो उस समय हुआ ये कि सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए, तो इसका मतलब है कि उसका भार पड़ा हमारी कंपनियों पे। तो कंपनियां कहती हैं कि हमारे तो 15 से 20 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसलिए सरकार ने 80-80 पैसे करके मुझे लगता है 15 रुपए तक का ये दाम बढ़ाया जाएगा। पर अगर सरकार चाहती तो, क्योंकि 30-35 रुपए का उस पर टैक्स है, तो अगर उसमें से 15-20 रुपए टैक्स कम कर देती तो ये दाम नहीं बढ़ते। क्योंकि जो $105 या $100 के आसपास का जो इस समय क्रूड का जो चल रहा है, उस पे अगर जो हम अपने टैक्स कम कर दें तो दाम और भी कम हो सकते हैं, 80-85 हो सकते हैं जैसे कि पहले होते थे। तो इसलिए इसमें ये जो कंपोनेंट है, अभी ये सरकार के पास पैसा नहीं जा रहा है जो अभी बढ़ा रहे हैं, ये कंपनियों के पास जा रहा है। कंपनियों का जो लॉस हो रहा था उसकी भरपाई एक तरह से हो रही है। तो बिल्कुल, अगर लेकिन सरकार चाहे तो आप कह रहे हैं कि जो झटका लगता है उसका कुछ शॉक सरकार चाहे तो ऑब्जॉर्व कर सकती है अपने टैक्स की कटौती से। शॉक उसका लेके ये जरूरी नहीं कि इस समय दाम बढ़े। सरकार के इस समय क्योंकि टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, जीएसटी रिकॉर्ड हाई पे है, डायरेक्ट टैक्सेस रिकॉर्ड हाई पे इस समय चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सरकार के पास बहुत अच्छा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है। और उसके चलते सरकार जो अपना ये वाला एक्साइज ड्यूटी टैक्स कम कर दे, क्योंकि ये बड़ा इन्फ्लेशनरी होता है। जब एनर्जी के दाम बढ़ते हैं तो सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ जाएगा, जो आपके जो फूड प्रोडक्शन है उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है उसका दाम बढ़ जाएगा, फर्टिलाइजर का वैसे ही बढ़ रहा है दाम, तो और जब गेहूं का दाम बढ़ रहा है जो ये यूक्रेन युद्ध के चलते हुए। तो इसलिए महंगाई पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है जब ये हम एनर्जी के दाम बढ़ाते हैं। कोयले का दाम बढ़ रहा है क्योंकि कोयले के भी इंटरनेशनल शॉर्टेज है, वहां पे भी जो यूक्रेन वगैरह से, रूस से कोयला नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के स्थिति बहुत इन्फ्लेशनरी है। सरकार को अपना ये टैक्स कम कर देना चाहिए और दूसरी जगह टैक्स इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर अजय साहब आपसे बात करना चाहेंगे। हम बार बार दिखा भी रहे हैं कि पिछले एक साल में किस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, और ये बड़ा ही अजीब सा अटपटा सा ग्राफ है, एकदम ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर बना रहता है और फिर अचानक से ऊपर जाता है। तो ये जो और बीच में जो लाल पोर्शन हम दिखा रहे हैं वो दरअसल चुनावों का वक्त है, जब उसके देख सकते हैं साफ कि किस तरह से उससे पहले कीमतें गिराई गई थी। आप लोगों को इसका क्या असर पड़ता है? क्योंकि लोग समझते हैं कि सब पैसा आप लोगों की जेब में जाता है, आप लोगों को भी क्या कोई इसका नुकसान होता है या सिर्फ आम आदमी ही पिसता है? देखिए, हम लोगों को तो बहुत भारी नुकसान होता है। पहले तो ये बात बहुत क्लियर करने की है कि जो हमें दाम बढ़ता है उसके अंदर जो हमारी कमीशन है एक फैक्टर है, और वो कमीशन फिक्स है, हमें किसी प्रकार के दाम बढ़ने का फायदा नहीं मिलता है। जब हम लोग आज से 70 रुपए का पेट्रोल बेच रहे थे तब भी वो कमीशन मिल रही थी 5 साल पहले। 5 साल से हमारी कमीशन नहीं बढ़ी है और आज भी उतनी जो है वो कमीशन हमारी है। जो आज हम लोग 115 रुपए का बेच रहे हैं तब भी वही कमीशन है, फिक्स है हमारी, 3 रुपया 25 पैसे पेट्रोल पे और करीबन 2 रुपया 10 पैसा डीजल पर। तो वो हम लोग 5 साल पहले 2017 में भी वही ले रहे थे और आज 2022 में भी वही कमीशन पे काम कर रहे हैं। तो दाम बढ़ने का नुकसान कैसे होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की एक नेचर में इन्वॉल्व है कि वो इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेशन की जो कॉस्ट है वो पहले जब मान लीजिए महीने में 1000 लीटर मेरा उड़ता था तो उसकी कॉस्ट मुझे 70,000 रुपए करती थी, और आज वो जो 115 रुपए का हो गया तो उसकी कॉस्ट मुझे 1,15,000 रुपए करती है। ये तो पहला नुकसान मुझे दाम बढ़ने का होता है। दूसरा मेरा दाम बढ़ने का जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है कि आम जनता, जिसको कि सरकार की नीति और सरकार के जो नियम है या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कारण जो दाम बढ़ रहे हैं उसका जो गुस्सा है, जो वो आज 5,000 4,000 का एक बजट लेकर और पूरा महीना चलाता था, आज वो 8-10 हजार रुपए में भी नहीं हो रहा है।
उसका जो गुस्सा है वो सबसे पहले हमारे पेट्रोल पंप वाले डीलर्स पे और हमारे स्टाफ पे निकलता है। क्या नाराजगी जाहिर करते हैं क्या लोग? क्योंकि कई बार तो हमने देखा लोग कहते हैं नहीं नहीं पता है हमें कि युद्ध चल रहा है या सरकार को भी तो अपना टैक्स चाहिए, कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं। नहीं, मैं आपको ये जरूर चाहूंगा कि जो खास तौर पे बेचारा लोअर मिडिल क्लास आदमी है जो बाइक पे चलता है वो जरूर एक कटाक्ष मारकर जाता है। ये मालूम है कि हमारा उसके अंदर कोई हाथ नहीं है, लेकिन कटाक्ष जरूर मारता है कि साहब ये क्या दाम कर दिए हैं। और उनके दिमाग में भी यही रहता है कि जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें इस पेट्रोल पंप वाले का भी बहुत फायदा हो रहा होगा। ऐसा जबकि नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इस हक में रहे हैं, हम लोगों की ये डिमांड रही है, आंदोलन रहा है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, दाम जो है इसके फ्रीज किए जाएं। हमने बल्कि ये डेली जो प्राइस मैकेनिज्म के तहत डेली प्राइस जो हो रहा है इसको भी हमने अपोज किया और ये चाहा कि इसको दाम को देखिए। अब जैसे कि पिछले 2-3 महीने इलेक्शन के कारण जो नहीं बढ़ा दाम, अब कंपनीज का वो जो है आपका नुकसान, जैसे कि समझा रहे थे अरुण जी कि वो जो नुकसान है वो अकुमुलेट हो गया। अब अकुमुलेट हो गया तो उसको भी रिकवर करना है, उसको अंडर रिकवरी को। तो मान लीजिए कल सडनली दाम गिर भी जाएगा तब भी कंपनी इस पोजीशन में रहेगी, पहले उसको जो अपना उस दौरान जो घाटा हुआ है जो दाम नहीं बढ़ाने का वो भी रिकवर करना है। तो इसलिए ये हमारा रहेगा जीएसटी में तुरंत लाया जाए, वन नेशन वन रेट के तहत पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे हिंदुस्तान में एक रेट हो, एक तरह का रेट हो और इसको जीएसटी में लाया जाए। हाँ, आपकी मांग मैं समझ गई हूँ। यहाँ मैं अरुण जी आपसे जानना चाहूंगी, जीएसटी में हमने देखा है कि पेट्रोल को लेकर के सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, उसका रुख भी बहुत कड़ा रहा है। क्यों, किसका फायदा होता है? जैसे कि अजय जी कह रहे हैं मेरा तो कोई फायदा नहीं होता है, तो ये जो दाम बढ़ रहा है उससे किसका फायदा होता है? क्यों राज्य सरकारें ऐसा कहती हैं कि हमें क्यों बोल रहे हो, हम तो कुछ नहीं ले रहे हैं? ऐसा क्यों राज्य सरकारें बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ही उंगली उठाती हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जीएसटी तो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगी, लेकिन जीएसटी काउंसिल के पहले ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो वैट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वैट एक परसेंटेज होता है, तो दोनों ही चीजें कम हो जाएंगी। और दूसरी बात यह कि जितने टैक्स रिसोर्सेज हैं वो ज्यादातर सेंटर के हाथ में हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है ना, एक्साइज ड्यूटी है, ये सब तो स्टेट्स के पास कम रिसोर्सेज हैं। इसीलिए स्टेट्स एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनको डर है कि जब टैक्स उनके रिसोर्सेज कम होंगे तो फिर जो पेट्रोल डीजल जो कैश काउ है उससे कम से कम वो रेज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है जीएसटी वाली तो एक रेड हेरिंग है, एक तरह से भटकावा है। उसके पहले ही अगर सरकार चाहे तो अपना जो टैक्स कम कर दे, एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, वैट उधर कम कर दे, हो जाएगा। तो जीएसटी तो एक बहकाने वाली बात है कि जीएसटी में आ जाए तो सब हो जाएगा, उसके पहले ही सब हो सकता है। दूसरी बात ये, जैसे मैंने कहा कि सेंटर अगर करेगी, क्योंकि सेंटर के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, तो स्टेट्स के पास ये रिसोर्सेज कम है। और रिसोर्स जो स्टेट्स जो होते हैं उनको सारे सोशल सेक्टर पे ध्यान देना पड़ता है, रोजगार पैदा करना है, उनको जो खाना पीना डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको हेल्थ का है, उनको एजुकेशन का है। तो जो एक्सपेंडिचर है सोशल वेलफेयर के वो स्टेट्स के ऊपर ज्यादा हैं। तो इसलिए स्टेट्स जब बाद में करें, पहले सेंटर कम कर दे, उसके बाद ये फिर स्टेट्स भी अपना कम कर देंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें मतलब एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, सेंटर के ऊपर ज्यादा जो ये बर्डन आता है कि सेंटर अगर कम करे तो फिर वो सिचुएशन बेहतर हो सकती है, और उसके लिए जीएसटी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका रेशो एक बताना चाहें सेंटर वर्सेस स्टेट का, कि किसका कितना पड़ता है टैक्सेस और इन ड्यूटीज का, तो कुछ एक आप दे सकते हैं रफ आइडिया? देखिए, जहां तक मुझे मालूम है, जब 44 रुपए के करीब का वो कॉस्ट पड़ता था तो उस समय करीब 45 रुपए के करीब टैक्स उस पर पड़ रहा था। उसमें जो 45 रुपए टैक्स पड़ रहा था, शायद उसमें 28-29 रुपए सेंटर का था और बाकी स्टेट्स का था। तो अगर सरकार चाहे तो 28-29 जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसको 15 कर दे, उसको 13 कर दे, तो जो वैट है वो भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। तो करीब आपको 15-20 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो जो अभी दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसको न बढ़ाया जाए और वो जो अपना टैक्स काट दे, और वो जो कंपनियां हैं जिनको 15 रुपए का लॉस हो रहा था वो 15 रुपए का लॉस खत्म हो जाएगा और जनता को फायदा हो जाएगा कि जब दाम नहीं बढ़ेगा। और जब दाम नहीं बढ़ेगा तो फिर उसकी जेब पे डाका नहीं पड़ेगा। अभी तो जेब पे उसका जो डाका पड़ रहा है तो बाकी खरीदारी कम कर रहा है, इससे हमारी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। जब ग्रोथ पे असर पड़ेगा तो रोजगार पे असर पड़ेगा, रोजगार पे असर पड़ेगा तो कंजम्पशन डिमांड कम हो जाएगी। और आरबीआई तो हमें बता ही रही है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है,
जब जनवरी 2020 में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 105 के लेवल पे था, आज वो 65 के लेवल पे है। जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा, तो ग्रोथ कम हो जाएगी। तो हमें तो ग्रोथ बढ़ानी है जिससे रोजगार पैदा हो। प्रोफेसर अभी साहब, तो रोजगार भी नहीं, आपने जो आमदनी भी लंबा नहीं। सा एक ये पाठ पढ़ा दिया है, ये थोड़ा डरावना सा ही हो गया है। ऐसा लग रहा है कि बस साइकिल है, ये विशेष साइकिल है। बिल्कुल, और आम आदमी को अक्सर ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन इसीलिए महंगाई को लेकर भी चर्चा लगातार विपक्ष करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं रह गया, आप दोनों साथ में जुड़े उसके लिए शुक्रिया। एक बात तो साफ है कि इस तेल के खेल में सबका फायदा है, चाहे वो सरकार हो उसको टैक्स का फायदा है, चाहे माफ कीजिएगा अजय जी आप जैसे डीलर्स हो उनको कमीशन का फायदा है, चाहे तेल कंपनियां हो उनको फायदा है अपने प्रॉफिट मुनाफे का। नुकसान जिसको है वो सिर्फ एक शख्स है और वो है आम आदमी, कंज्यूमर। उसकी जेब से सब कुछ जाता है। हमें नुकसान है मैडम। आपको आपके नुकसान को मैं समझ रही हूं, लेकिन जो मूल नुकसान है, जो सम टोटल ऑफ ऑल नुकसान है, वो आम आदमी का ही हो रहा है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपकी परेशानी भी हम समझते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि आम लोग समझेंगे कि ये पेट्रोल डीलर के हाथ का खेल नहीं है, तेल का खेल, ये खेल है सरकारों का। तो ऐसे में जब पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, इन सब के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज भी सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीनों में प्रति किलो सीएनजी के दाम लगभग 17 रुपए बढ़ गए हैं। इसकी वजह से जाहिर तौर पर ओला, उबर जैसी जो टैक्सी हैं उनके ड्राइवर अब एसी चलाने के लिए ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। कुछ ने तो अपनी गाड़ी में नोटिस लगा दिया है और कह रहे हैं कि अगर एसी ऑन कराना है इस गर्मी में तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर एसी चलाना है तो प्रति किलोमीटर 2 रुपए किराया ज्यादा देना होगा। ये नोटिस 45 साल के कैब ड्राइवर विनोद कुमार ने अपनी गाड़ी में लगा रखा है। विनोद का कहना है कि सीएनजी का किराया तो रोज बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें ओला या उबर से पैसा बढ़कर नहीं मिलता और एसी चलाने में गाड़ी का औसत कम हो जाता है। काफी परसेंटेज पे सर फर्क पड़ता है हमारे, और सर ये सीएनजी के आए दिन रोज ही रेट बढ़ रहे हैं। आए दिन रोज ही रेट, कम से कम लॉकडाउन के बाद अब तक कम से कम 25 से 30 रुपए बढ़ चुके हैं और हमारे काम में या ओला उबर की तरफ से कोई वृद्धि नहीं हुई है किसी भी तरह की। कई कस्टमर लड़ने भी लगते हैं, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि हमारा खर्चा और ये सब, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारा खर्चा नहीं आ रहा, हमारा पड़ता नहीं आ रहा है। दाम बढ़ रहे हैं। ज्यादातर ओला उबर ड्राइवर राइड के दौरान सीएनजी बचाने के चक्कर में एसी चलाने के पक्ष में नहीं है। नंबर बैठते बोलता है 4 नंबर पे चला, 3 नंबर पे चला, यहाँ 1 नंबर के पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ से चला पाएंगे। हमें रेट मिल नहीं रहा ओला उबर की तरफ से। अच्छा, इस वजह 10 तारीख को स्ट्राइक है हमारी ओला उबर की। 10 तारीख को स्ट्राइक करने 10 तारीख को स्ट्राइक है हमारी यहाँ ओला उबर की। अच्छा, किस लिए स्ट्राइक कर रहे हैं ये सीएनजी के बढ़ते दामों को लेकर। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में सीएनजी में प्रति किलो लगभग 23 रुपए बढ़ चुके हैं। अप्रैल 2021 में प्रति किलो सीएनजी के दाम 43 रुपए 40 पैसे थे, जो 1 साल बाद अप्रैल 2022 में बढ़कर 66 रुपए 61 पैसे हो गए हैं। यानी 1 साल में 23 रुपए 21 पैसे प्रति किलो सीएनजी बढ़ चुकी है, जबकि 1 महीने में ही सीएनजी की कीमत 9 रुपए 60 पैसे बढ़ चुकी है। तेल और सीएनजी के बढ़ रहे दामों पर केंद्र सरकार विदेशी बाजार की बात कर पल्ला झाड़कर निकल जाती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक बहुत बड़ा दाम बढ़ने का कारण है जो दुनिया में आज की परिस्थितियां खड़ी हुई थी, तनाव पैदा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि आज दाम बढ़ने के बाद ये तेजी रुक जाएगी। ये सिलसिला शायद अगले चुनाव तक ना रुके। सरकार को सोचना चाहिए कि जहां मीट बैन करने की बात होती है, यहाँ पर हिजाब बैन करने की बात होती है, लेकिन बात नहीं होती है कि सीएनजी के दाम जो पिछले 1 साल में लगभग 22 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 15 दिनों में 10 रुपए लीटर बढ़ गए हैं, तो उसमें भी उस पर भी चर्चा की जाए। तो फिलहाल ये तय है कि इन बढ़ती कीमतों से जो बोझ आम आदमी पे पड़ेगा, आम आदमी ये ड्राइवर भी हैं और आम आदमी वो लोग भी हैं जो इन गाड़ियों में चलते हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
5 की बात में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे समाजवादी पार्टी विधायक के पेट्रोल पंप पर चला मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के एमएलए शाजिल इस्लाम अंसारी के पेट्रोल पंप पर आज बुलडोजर चला दिया गया। पेट्रोल पंप दिल्ली रामपुर हाईवे पर मौजूद है। बीडीए यानी बरेली विकास प्राधिकरण के मुताबिक इस पेट्रोल पंप को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया और एक नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कोई जवाब न आने पर अब कार्रवाई करते हुए इसे ढा दिया गया है। कुछ दिन पहले ही शाजिल इस्लाम अंसारी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बयान दिए थे और इस बयान पर शाजिल इस्लाम अंसारी के खिलाफ 4 अप्रैल को रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। हालांकि शाजिल का कहना है कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया था। दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया और 31/3/2021 में इस प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई मानचित्र स्वीकृत कराया है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी प्रयास किया गया था। इस कारण से इसमें ध्वस्तीकरण आदेश आज दिनांक 7/3 में स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से और प्राधिकरण स्टाफ की मौजूदगी में समस्त अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे गुजरात और हिमाचल में अरविंद केजरीवाल को क्यों दिख रही है बदलती हवा। पंजाब में भारी जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी का अगला लक्ष्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश है, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन दोनों राज्यों में हवा का रुख बदल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी हारे या जीते, उन्हें इसकी चिंता नहीं, बल्कि उनका मकसद है देश को नंबर 1 बनाना। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तीनों एमसीडी के एकीकरण को बीजेपी की नौटंकी भी बताया। You hit the ground running right after Punjab. You've done road shows in Ahmedabad. You've just returned from Himachal Pradesh. What's your assessment of the next 2 states that you're looking at? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। मैं बार बार ये कहता हूँ कि या तो माहौल बदल रहा है, हवा बदल रही है, हवा का रुख बदल रहा है, या तो ये पार्टियां अपने तौर तरीके बदल लें और नहीं तो जनता फिर बदलेगी। जो वोट हमें पड़ रहा है वो व्यवस्था के खिलाफ पड़ रहा है, सिस्टम के खिलाफ पड़ रहा है। जो लोग इस सिस्टम से दुखी हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। लोग मौजूदा पार्टियां, मौजूदा नेता और मौजूदा राजनीति से नफरत करने लगे हैं। पीपल हेट पॉलिटिक्स। एक नई पार्टी को जनता ने इतना विश्वास दिया और 2 स्टेट्स दिए। क्यों? क्योंकि जनता पिछले 75 साल के शासन से बहुत ज़्यादा दुखी है। जनता की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और सरकारों के पास इन चीज़ों को एड्रेस करने का टाइम ही नहीं है। जितनी भी पार्टियों की सरकारें आई सारी लूटने में लगी हुई है। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटें। पंजाब को जो लूटा मिलके, अकालियों ने और कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलके जो लूटा, इन्होंने पूरा खजाना खाली छोड़ के गए हैं। उल्टे 4 लाख करोड़ का कर्जा है। ये लोग 3 लाख कहते थे, लगभग बता रहे हैं 4 लाख करोड़ का कर्जा है और हालत बहुत खराब है। 3 नहीं 4 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का टोटल कर्जा है। अच्छा। पंजाब पे इस पे वाइट पेपर जल्दी शायद निकाला जाएगा। लेकिन अब एक ईमानदार सरकार आ गई है। मैं फिर से कह रहा हूं कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। थोड़ा सा समय लगेगा संभालने में, संभलेगा पंजाब, पैसे की कमी नहीं रहेगी। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को हराया जा सकता है?
आपके हिसाब से? मेरी जिंदगी का मकसद मोदी जी को आपका हराना। मकसद नहीं, क्या वो हार सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है? असेसमेंट में जानना चाह रहा हूँ। आप ना आ रहे हैं। मैं उस बारे में सोचता ही नहीं हूँ। वो मेरा हिस्सा नहीं है सोच का। मेरा इस हिस्सा यही है कि अब हमें दिल्ली में मौका मिला है, पंजाब में मौका दिया है लोगों ने, आगे जहां जहां मौका देंगे हम देश को आगे लेके जाएंगे, उस राज्य को आगे लेके जाएंगे जहां जहां हमें मौका मिलेगा। मेरा जिंदगी का मकसद केवल और केवल एक ही है, देश को आगे ले जाना। देश मेरे सामने है। चुनाव क्यों नहीं कराते? वो क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं चुनाव करा लें। तीनों का यूनिफिकेशन का चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है। तीनों यूनिफाई कर दिए, चुनाव अभी करा लेते। पहले 272 काउंसलर हैं, वो 272 3 असेंबलीज में बैठते थे अभी तक। अब वो 272 एक में बैठना चालू कर देंगे यूनिफिकेशन के बाद। उन्होंने 272 से घटा के 250 कर दिए। क्यों करे? क्योंकि डिलिमिटेशन करने का मौका मिल गया। और डिलिमिटेशन इसलिए करना था, 1-2 साल लगेंगे डिलिमिटेशन में, चुनाव टालने थे। सबको पता है शरद, आप भी जानते हो, उन्होंने चुनाव टालने थे इसलिए उन्होंने ये सारा नौटंकी करी है। इनको 15 साल हो गए चलाते चलाते। 15 साल में एक बार इन्होंने आवाज नहीं उठाई कि यूनिफिकेशन करना है। कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है बीजेपी को। बीजेपी जिम्मेदार है जो कश्मीरी पंडितों के साथ त्रासदी हुई थी कश्मीर के अंदर। जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जब उनके साथ अन्याय हुआ कश्मीर में, उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी समर्थित सरकार थी। उस समय राष्ट्रपति शासन था जम्मू कश्मीर पे। गवर्नर कौन थे? जगमोहन जी थे, बीजेपी के गवर्नर थे। तो स्टेट में इनकी सरकार थी, सेंटर में इनकी सरकार थी, और कश्मीरी पंडितों का त्रासदी हुई थी, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था। तो ये लोग जिम्मेदार थे, इन्होंने करवाया, इनके रहते हुआ। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय किया। 32 साल हो गए उसको। इस 32 साल में 15 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, और अब राज्य में भी बीजेपी के गवर्नर हैं। एक भी कश्मीरी पंडित के परिवार को इन्होंने रिहेबिलिटेशन किया हो 15 साल में? एक भी परिवार को नहीं किया। इनको लेना देना ही नहीं है कश्मीरी पंडितों से। और इस पूरी बातचीत को आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे। संसद का बजट सत्र एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विपक्ष का कहना है कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा से भागती रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। सर, महंगाई का मांगा था, पेट्रोल डीजल, कोई चर्चा नहीं। वो तो है ही, वो तो है ही। मतलब बजट की बात करते हैं, मतलब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की बात करते हैं। जैसे कि हम गृह मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में, अनुदान में हम चर्चा मांगे थे। हमारे देश की रक्षा विभाग को आज हालात क्या है, चर्चा मांगे थे। हमारा विदेश नीति के जो हमारा डिमांड्स है उसमें भी हम चर्चा मांगे थे। और साथ साथ ये सब चीजें हटकर हम सबसे ज्यादा अहमियत दिया था ये हिंदुस्तान की आम लोगों की जो रोजाना परेशानियां और मुसीबत को झेलने पड़ते, उस मुद्दे पे जिसको कहते हैं महंगाई। लेकिन सरकार महंगाई और पेट्रोल डीजल को लेकर एक मोटी तौर पर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने चर्चा नहीं कराया। सर, कहते हैं, हम वही तो कहने जा रहे हैं। हमारा जो किस्म के होते हैं, स्पीकर को सीधा कहते हैं या बीएससी की मीटिंग पे। बीएससी की मीटिंग पे ये बात मैंने रखा था कि भाई 2 चीज पे हम चर्चा मांगते हैं। एक, रूस यूक्रेन जो जंग, उसके चलते हमारा हिंदुस्तान की, हमारा छात्र छात्री, और उसके साथ साथ इस विषय पे हम किस नजर से देख रहे हैं, इस विषय को लेकर एक बार सदन के चर्चा होना चाहिए। हम बार बार गुहार लगाए थे कि कम से कम महंगाई पे चर्चा होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में आज जिस तरीके से बाजार में आग लग चुकी है, बेतहाशा इजाफा हो रहे हैं रोजाना हर चीज में, इसलिए हमारे हिंदुस्तान के आम लोगों के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। चाहे खाद की मसला हो, 62 करोड़ किसान सुबह अब देखते हैं 150 एक बोरा डीएपी की, 110 एक बोरा एनपीके के दाम पे इजाफा हो गया। लेकिन 1 अप्रैल से 800 दवाइयों पे 11% दाम पे इजाफा हो चुके हैं।
तो हम सरकार को ये भी कहने का मांग किया था कि भाई सुबह होते ही सूरज एक तरफ देखते हैं, सूर्य नमस्कार करते करते हमें सुबह की तोहफा भी मिल जाता है कि हाँ, कभी सीएनजी, कभी पीएनजी, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, चक के ऊपर चक के मोदी जी और मोदी के सरकार मारते जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल की दादा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि लोकसभा की उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मोदी जी आते हैं तो मोदी जी के नारे लगते हैं, क्या कहेंगे? ये लोग तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पीठ थपथपाने इनका काम है तो करेंगे। ये जब विपक्ष में थे सदन चलाने नहीं देते, और हम जब विपक्ष में सदन चलाने देते, ये तो उनको हमारे प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि हम सहयोग करते हैं। अपने को पीठ थपथपाने का कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी को तो यही कहूंगा, मोदी है तो मुमकिन है, नारा बदल के मोदी है तो महंगाई है, ये नारा लगा ले तो बेहतर होगी। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा होने का असर फल और सब्जियों के दामों पर भी पड़ा है। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। नींबू 300 रुपए और मिर्च 100 रुपए के आसपास बिक रही है। सब्जियों के दामों पर किसकी नजर लगी है, ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और आम आदमी जो है वो सब्जियों के व्यापारियों से लेकर के वो भी परेशान हैं। और उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। तमाम सारे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आपको इसी तरीके से नींबू और मिर्च लगा मिलेगा। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि एक लोगों का विश्वास है कि नींबू और मिर्च लगाने से नज़र नहीं लगती है, क्योंकि नींबू खट्टा होता है और मिर्च तीखी होती है। ये सोनू शर्मा जी के दुकान पे सोनू जी ने लगाया है। सोनू जी, अभी महंगाई का क्या हालत है? महंगाई तो सर हालत ख़राब कर रखी है महंगाई ने। हालांकि नींबू और मिर्च नज़र ना लगे इसके लिए लोग लगाते हैं, लेकिन आखिर नींबू, मिर्च और सब्जियों पर किसकी नज़र लगी है, ये जानने के लिए आइए आपको लेकर चलता हूँ सब्जी मंडी और फल मंडी पर। मैं इस वक्त साहिबाबाद सब्जी मंडी में हूँ और सब्जियों की कीमतों में भी खासी उछाल आई है। क्यों उछाल आई है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साहिबाबाद सब्जी मंडी के तमाम सारे आड़ती हमारे साथ में हैं। 15 दिन पहले सब्जियों के रेट क्या थे और 15 दिन बाद यानी आज की तारीख में सब्जियों के रेट क्या हैं? 15 दिन पहले सब्जियों के रेट, जैसे आपका जो है नींबू था, नींबू जो है आपका 45 से 50 रुपए किलो था, लेकिन आज की डेट में जो है 250 रुपए और 200 रुपए किलो बिक रहा है जी। ठीक है। और करेला भी जो है वो भी जो है 25-30 रुपए किलो था, आज जो है 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। और फ्रांसबीन है आपकी, फ्रांसबीन है सामने दिखाई दे रही है। ये फ्रांसबीन जो है इस टाइम जो है 25-30 रुपए किलो बिक रही थी, लेकिन आज की डेट में 50-60 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा जी हाँ। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण? ऐसा हुआ है कि कुछ तो पीछे से माल कम है जी, और कुछ मौसम बदलाव हो रहा है, कुछ डीजल पेट्रोल का भी जो है असर है। डीजल पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो ये सारे चीजें, मौसम में बदलाव, डीजल पेट्रोल की महंगाई और पीछे से आमद कम, इन 3 कारणों के चलते जो है वो रेट बढ़ गए हैं। सैनी सर, ये बताइए कि आप कई सालों से नींबू और अदरक, लगभग 30-35 साल से, 30-35 साल में नींबू कभी 300 रुपया किलो हुआ? कभी नहीं बिका, जीवन में नहीं बिका। इससे पहले कभी नहीं बिका। बहुत ऊपर बिका तो 150 रुपए, 150 रुपए। तो ये क्यों ऐसा हुआ? इस बार फसल कम है। फसल कम है? हाँ जी, आंध्रा की फसल कम है, इसलिए कम हुआ। बाकी अब बाजार अब नीचे आ गया, आज बाजार नीचे आ गया है। अच्छा। आज बाजार में बिक रहा 150, 140 यहाँ पे, खुदरा में 200 रुपए किलो ठेली पे। अच्छा। तो क्या डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके वजह से भी सब्जियों में तेजी आई है, महंगाई आई है? 1 रुपए किलो किराया बढ़ गया है। 1 रुपए किलो किराया बढ़ गया? 20,000 रुपए गाड़ी का, 20 से 25,000 रुपए ट्रक का भाड़ा बढ़ गया। 20 से 25,000 रुपया जो एक भी, अदरक में भी, मिर्च में भी, हर गाड़ी का भाड़ा बढ़ा। अच्छा। तो इसका असर पड़ेगा सब्जी पे भी, सब्जी पर पड़ेगा। तो सर ये बताइए, जो नींबू और मिर्च लोग लगाकर बुरी नजर से लोग बचते थे, अब इसके ऊपर जो बुरी नजर है वो डीजल की लगी है। डीजल की तो लगनी है, तो हर सब्जी पे लगनी है। अच्छा। वो तो आम आदमी पे लगनी है वो तो इसकी खरीद भी कम हुई है, मतलब बिक्री कम हुई है कि? बिक्री कम हो गई। कम हो गई है? बहुत कम है। अच्छा। रुपए में 4 आने, भाई गरीब आदमी तो खाएगा ही नहीं। 60 रुपये का 70 रुपये नींबू कहाँ खाएगा वो? नहीं, जो आधा किलो ले जाता वो पावर ले जा रहा, कोई 2 ही नींबू ले जा रहा घर में। भाई छोटे से छोटा नींबू 10 रुपए का है,
और ये जो लोग नींबू और मिर्च टांगते थे वो भी हम हमारे वो घर से टंगना बंद हो गया, टंगना बंद हो गया वो सब टंगना बंद हो गया। अच्छा, तो बुरी नजर से बचने के लिए जो नींबू मिर्च टांगते थे टंगना बंद हो गया, टंगना बंद हो गया। चलिए, तो ये जो साहिबाबाद नवीन फल और सब्जी मंडी है उसके उपाध्यक्ष भी हैं। तो ठीक है, ये आपने देखा कि नींबू और मिर्च पर किसकी बुरी नजर लगी है, तो अब हम कह सकते हैं कि डीजल की जरूर बुरी नजर लगी है। साहिबाबाद सब्जी मंडी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।